गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपसी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 16 गणेश शंकर विद्यार्थी पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो एक पत्रकार थे। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज को दिशा देने वाले महान कार्य किए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में उन्होंने प्रताप नाम के प्रसिद्ध समाचार पत्र का संपादन किया और उसका संपादन करते हुए देश में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखने का कार्य किया। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, क्योंकि उनके पिता वहाँ क्या थे? एक अध्यापक थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी ग्वालियर के मुंगावली में। इन्होंने इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पौत्री चंद्र प्रकाश देवी के साथ इनका विवाह हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा आगे की शिक्षा दीक्षा जो पत्रकारिता की थी वो कानपुर से हुई थी। सन 1913 ईस्वी में इन्होंने साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रताप के प्रताप को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। 22 नवंबर 1920 से प्रताप अपनी लोकप्रियता के बल पर साप्ताहिक से दैनिक हो गया। अनेक पत्रों ने इसे अपना आदर्श बनाया और इनके संपादन से प्रेरणा ली। गणेश शंकर विद्यार्थी केवल उत्कृष्ट पत्रकार और संपादक ही नहीं थे, वे स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ तथा जुझारू सेनानी भी थे। वो केवल संपादक ही नहीं थे, वे केवल पत्रकार ही नहीं थे, वह जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते थे। जब कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उन्हें संयुक्त प्रांत का वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रथम डिटेक्टर मनोनीत किया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार 1921 से 1931 तक वे 5 बार जेल गए, क्योंकि उन्हें कहा गया कि आप जो हैं इस राज्य के राजद्रोही हैं और इसी कारण उनको 5 बार जेल जाना पड़ा। अपने प्राणों पर हंसते हंसते खेल जाने वाले क्रांतिकारियों के प्रति गणेश शंकर विद्यार्थी के मन में अपार स्नेह और सम्मान था। उन्होंने सदैव संकट की घड़ी में उनकी सहायता की तथा मार्गदर्शन दिया। क्रांतिकारी प्रताप के कार्यालय के एक कमरे को अपनी शरण स्थली बनाते थे। सरदार भगत सिंह पर लाहौर में जब विवाह करने के लिए उनकी दादी ने का दबाव बढ़ा तो वे मार्गदर्शन के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर आए। भगत सिंह पर उनकी दादी ने कहा कि भाई तुम्हें अब शादी करनी चाहिए, और शादी करने के लिए उनके घर में उन पर बहुत प्रेशर पड़ा तो वह वहाँ से चलकर किसके पास आ गए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। उन्होंने सरदार भगत सिंह को परामर्श देते हुए कहा था, युवक देखो, स्वतंत्रता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है। परवाना क्या करता है? वह समा यानी कि जब कोई लौ जलती है तो परवाना अपनी जान उसके लिए दे देता है, उसमें अपना इतना प्यार लुटाता है कि वह उसके लिए अपनी जान दे देता है। जो समा को प्यार करता है और समा ही लपटों में जलकर मर जाता है। जब तुमने देखा होगा कि लाइट जलती है तो उसके आगे पीछे बहुत कीड़े घूमते हैं, ठीक है, और इतने घूमते हैं कि सुबह तुमको कई दिन वो मरे हुए भी दिखते हैं। वो क्या है? परवाने हैं। और समा क्या है? वो आग। भगत सिंह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए। विद्यार्थी जी ने मैनपुरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए भी बहुत प्रयत्न किए।
1927 में जब काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के साथ कारागार में दुर्व्यवहार किया गया और वे अनशन करने पर बाध्य हो गए। काकोरी कांड में क्या हुआ था? काकोरी कांड में उन्होंने सहारनपुर जाते समय ट्रेन को, जो अंग्रेज़ सरकार के समय थी, वहाँ से उन्होंने जो है कुछ हथियारों के बक्से लूटे थे। उस आरोप में उन्हें जेल डाल दिया गया था। अब उनके साथ अंग्रेज़ सरकार का क्या था? दुर्व्यवहार था, गलत व्यवहार था। तो वे अनशन करने पर बाध्य हो गए। तो विद्यार्थी जी ने तत्कालीन होम मेंबर को अनेक चिट्ठियां लिखी और तार भेजी। गणेश शंकर ने क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की विधवा की पुत्री के साथ विवाह में अड़ंगा डालने वाले दरोगा को खूब डांटा फटकारा। अंततः उसी दरोगा ने उस विवाह का पूरा प्रबंध किया। अब किसके लिए? ठाकुर रोशन सिंह की विधवा की पुत्री के साथ। उनकी विधवा पुत्री थी जिसके साथ की कौन? उनकी शादी कराना चाहते थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। घर वालों को तैयार कराया, लेकिन एक दरोगा ने, जो अंग्रेज सरकार का दरोगा था, उसने बहुत कोशिश की कि ये शादी ना हुई। बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी ने खूब डांट फटकार के क्या कराया था? उस दरोगा को सही किया। उसके बाद उस विवाह का प्रबंध किसने कर दिया? दरोगा ने ही किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसे पाकर भारतीय युवक निर्भीक, यानी कि निडर होकर राष्ट्र के सच्चे सेवक बन सकें। किसानों और मजदूरों को जमींदारों और अफसरशाही के अन्यायों और शोषण से मुक्त कराने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उन्होंने एक सेवा आश्रम की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने ग्राम सुधार के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बाद में उनकी ग्राम सुधार योजना की परिधि में 200 गांव आ गए। अब उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों को, जमींदारों और व्यवसायवासियों के अन्याय से क्या करा? शोषण के विरुद्ध भी उन्होंने बहुत कदम उठाए। उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और अलग अलग जगह जाकर अलग अलग सेवा आश्रम की स्थापना की। उसके माध्यम से उन्होंने ग्राम सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। विद्यार्थी जी सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। ये कैसी विडंबना है कि जो व्यक्ति जीवन भर सांप्रदायिकता की विषैली भावना के विरुद्ध जूझता रहा, अंततः वह उसी का शिकार हुआ। 24 मार्च 1931 की बात है। कानपुर में अचानक हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे उठे थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाल दी गई थी। मारकाट और अग्निकांड की खबरें आने लगी। जगह जगह मारपीट की और आग लगाने की खबरें फैली। विद्यार्थी इस स्थिति में मूक दर्शक बनकर बैठे नहीं रह सकते थे, क्योंकि वे क्या थे? उन्होंने हमेशा इन दंगों को रोकने की कोशिश की थी। वे निकल पड़े लोगों को बचाने और समझाने के लिए। वे स्वयं को बचा नहीं पाए और दंगे का शिकार हो गए। 25 मार्च 1931 को उन्होंने आत्मोत्सर्ग पर दिखाया। उनकी कथनी और करनी में अंतर न था। वह जो कहते थे वही कार्य करते थे। 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह काम कर दिखाया जिसे करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग विरले ही होते हैं। उन जैसा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए किसी राष्ट्र को हजारों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होती है, तब भी आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों को मुस्लिम और हिंदू के बीच भड़काव करने के लिए बहुत रोकथाम की। उसके लिए अलग अलग कार्यक्रमों की योजनाएं बनाई और बताया कि हम सब एक हैं। लेकिन एक बार इन्हीं दंगों को रोकते हुए वह जो है कानपुर में इन दंगों में 24 मार्च 1931 की बात है, जब कानपुर में अचानक हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और
वो केवल एक राष्ट्र निर्माण विद्यार्थी जी के चिंतन का मूल था राष्ट्र निर्माण के कार्य में वे हिंदू और मुसलमान दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वे दोनों को बराबर मानते थे। लेकिन एक बार इन्हीं दंगों को रोकने के प्रयास करने के लिए किसी को क्या पता था कि जो व्यक्ति इन दंगों को भड़कने से रोकना चाहता है, उनके लिए तरह तरह की आयोजना करता है, एक दिन वो व्यक्ति उसी चीज़ का शिकार हो जाएगा। और 25 मार्च सन 1931 को वो इसी दंगों का शिकार हुए और मात्र 41 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसा कार्य कर दिखाया जिसे करने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। और उसी के बीच बचाव में पड़ते हुए 25 मार्च 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, धन्यवाद।